पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है और इस सारस्वत समारोह का शुभारंभ करने के लिए मैं मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूं, विद्यादायिनी माँ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण कर शुभारंभ करें। कृपया आइए। अपने मंचस्थ अभ्यागतों का एक विधिवत स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय सुनील आम्बेकर जी के स्वागत के लिए रश्मि सुधीर गुप्ता जी एवं रश्मि गोयला जी को आग्रह कर रहा हूँ, कृपया वे आएँ और पुस्तक संच देकर, शॉल देकर, एक पौधा देकर उनका स्वागत करें। आइए रश्मि सुधीर जी और रश्मि गोयला जी, आइए। आदरणीय सुनीता भाटिया जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ पीयूष जी से, निधि गोयल जी से एवं पूनम शर्मा जी से। कृपया पुस्तक संच देकर और एक पौधा देकर उनका स्वागत करें। पीयूष जी आप ही साथ आ जाइए। आदरणीय विजयन जी भैसव के स्वागत के लिए मैं नेहा गर्ग जी और रचना क्वात्रा जी से आग्रह करता हूं, कृपया आएं। और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु लेखिका डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी के स्वागत के लिए मैं शिल्पा भाटिया जी और सुमन नाहटा जी से आग्रह करता हूं, कृपया आएँ। शिल्पा भाटिया जी और सुमन नाहटा जी। ये जो इतनी सुंदर पोटली आप देख रहे हैं जिसके अंदर पुस्तकें हैं, ये शोभा भाभी जी का जो पूरा कृतित्व है संपूर्णा, ये उसकी बनाई हुई चीज़ है, इसलिए उनका विशेष अभिनंदन। मित्रों, प्रभात प्रकाशन सदैव समसामयिक विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। ऐसी पुस्तकें जो हमारे वैचारिक चिंतन को धार दें और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर एक सार्थक संवाद का माध्यम बने। हमारा सदैव यह प्रयास रहता है कि अपसंस्कृति और अराष्ट्रीय विचारों के उन्मूलन में सहायक उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन करें। ऐसी पुस्तकें जो भारत के सांस्कृतिक वैभव का जयघोष करें और हमारे स्वर्णिम पथ का भविष्य आलोकित करें। अमृतकाल में हम इसी संकल्प के साथ प्रकाशन कर रहे हैं कि भारत की श्रेष्ठ विभूतियों के योगदान को रेखांकित करने वाली भारत बोध और ज्ञान संपन्न समाज बनाने के लिए आवश्यक पुस्तकों का प्रकाशन करें। हम सब जानते हैं कि यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। विगत 100 वर्षों में संघ ने समाज जीवन के हर आयाम को छुआ है, उसे प्रभावित किया है। राष्ट्र प्रेम, त्याग, समर्पण और राष्ट्र सर्वोपरि के मूल मंत्र को हृदयंगम कर असंख्य स्वयंसेवक माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम सब कहीं न कहीं संघ की प्राणवायु से अनुप्राणित हैं। समाज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें संघ की सक्रिय भूमिका न हो। आज लोकार्पित होने वाली कृति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस दीर्घ यात्रा में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। इसमें नारी के पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान को संवेदनशील और प्रेरक रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में लेखिका का आत्मानुभव है और संघ विचार से ओतप्रोत जीवन यात्रा है।
दूसरे भाग में विभिन्न संचालकों की नारी सहभागिता संबंधी प्रेरक विचार और तीसरे भाग में देश की प्रतिष्ठित महिला विभूतियों के लेख संकलित हैं। यह कृति स्त्री शक्ति के उस व्यापक स्वरूप को उजागर करती है जो सेवा, संस्कार और समर्पण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में निरंतर सक्रिय है। पुस्तक की लेखिका डॉक्टर शोभा विजेंद्र एक समर्पित समाजसेवी, शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं लेखिका हैं जो विगत 35 वर्षों से महिला एवं बाल कल्याण, सामाजिक न्याय, पारिवारिक विमर्श तथा अपराध शास्त्र के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे सामाजिक संस्था संपूर्णा की संस्थापक अध्यक्षा हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने सन 1993 में की थी। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार समिति की सदस्य हैं और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय दिल्ली कैंपस में लंबे समय से अतिथि संकाय के रूप में सेवाएं दे रही हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं ड्रग्स क्राइम लिंकेज और ब्रोकन ब्राइड्स, जो प्रकाशित होकर खूब चर्चित हुई। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आएँ और अपना लेखक प्रतिवेदन दें। डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी, आइए भाभी। सर्वप्रथम मैं इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी लौकिक और अलौकिक शक्तियों को नमन करते हुए मंच पर हम सबके मध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील अंबेकर जी बैठे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वे स्वयं भी एक लेखक हैं और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस प्रकार से शतायु वर्ष के अंदर प्रचार और प्रसार कर रहा है, भाई साहब का उसमें बहुत योगदान है। मुझे ऐसा लगता है कि सही बात, सच्ची बात, प्रामाणिकता की बात सबके सामने आने चाहिए और 21वीं शताब्दी के अंदर प्रचार बहुत मुख्य बिंदु है। हमारे मध्य में हमारी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। हमारे मध्य में सुनीता भाटिया जी प्रांत कार्यवाहिका भी उपस्थित हैं, पीयूष जी, और जो बहुत ही सुंदर मंच संचालन भी कर रहे हैं और इस पुस्तक के प्रकाशक भी हैं, ऐसे मेरे भाई प्रभात जी हैं। मेरे पास शब्द नहीं है जिससे मैं आप सबका अभिनंदन करूं। शब्द भी मुझे ऐसा लगता है कि बौने पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनको आमंत्रण दिया गया है वो सब इस पुस्तक के कंट्रीब्यूटर्स हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन सबके मूल में एक भावना कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ कर जाऊं। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में, जो कि 264 पेज की है, मैंने 76 व्यक्तियों की चर्चा की है। वे व्यक्ति जो मेरे जीवन के अंदर आए, जिनसे मेरा बचपन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिचय हुआ और उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं संघ, समिति दोनों से और उनके व्यवहार से, आचार से, व्यवहार से कहीं ना कहीं प्रभावित किया। दूर दूर से सब आए हैं। हमारी बहन तो महाराष्ट्र से आई हैं, जयपुर से आए हैं। मैं सच में हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अभी तक मैंने जो 2 पुस्तकें लिखी वो बहुत ही सब्जेक्ट सेंट्रिक थी। ड्रग्स क्राइम लिंकेज, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स एंड नॉन क्रिमिनल्स इन द सिटी ऑफ दिल्ली, और दूसरी पुस्तक थी ब्रोकन ब्राइड्स, डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। लेकिन जब मैंने शतायु संघ और महिला सहभागिता
इस पुस्तक पर विचार किया तो ये विचार मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही समसामयिक और आज की एक आवश्यकताओं में से एक है। मुझे ऐसा लगता है कि संघ को लेकर जो लोग जानते नहीं हैं, जो लोग बूझते नहीं हैं, जिनको संघ का मतलब केवल इतना ही मालूम है कि संघ में आप शाखा के अंदर जाते हैं और जो अनायास ही बिना बात को ही ऐसा भी प्रश्न उठाते हैं कि संघ में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, या वो दोयम दर्जे की हैं, या संघ का प्रयास होता है कि महिला को चौके चूल्हे तक रखा जाए। और दुख इस बात का होता है, ये वो लोग कहते हैं जो लोग संघ को अच्छी तरह जानते भी नहीं। ऐसे में इस शतायु वर्ष के अंदर मन में प्रश्न आया कि इसका उत्तर देना चाहिए, और इसका उत्तर सार गर्भित देना चाहिए, साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ देना चाहिए। जो नरेटिव गढ़ा जा रहा है कि संघ में महिला का कोई स्थान नहीं है। आप सब यहाँ पे कई रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, पीएचडी किए हुए बैठे हैं। आप जानते हैं कि अगर हमें किसी नरेटिव को रिफ्यूट करना होता है तो उसके लिए हमें कोई रिसर्च डिज़ाइन बनाना पड़ता है, और जब रिसर्च डिज़ाइन बनाना पड़ता है तो हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा रिसर्च डिज़ाइन होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी किताब का रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है, जिसके अंतर्गत जो मेरा स्कोप ऑफ स्टडीज़ है वो दोनों प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस से है। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स? मैं स्वयं बचपन से लेकर अभी तक जो मैंने जिया है उससे बड़ा लाइफ स्केच प्राइमरी सोर्स मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। और उसका दूसरा सोर्स है जो संस्थापक सर संघचालक जी डॉक्टर साहब से लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर जो हमारे वर्तमान सरसंघचालक जी हैं, उनके वक्तव्य, उनके आलेख, उनके विचार, उनके प्रश्न और उनके उत्तर, इसको भी मैंने पढ़ा, समझा और इस पुस्तक का प्रारूप दिया। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस वाक्य ने, जिस बिंदु ने मुझे प्रभावित किया, वो मैं चाहती हूँ कि पुस्तक में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी आपके सामने उसको रखूं। और वो था हमारे द्वितीय सरसंघचालक जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि स्त्री सृष्टि है। उन्होंने कहा स्त्री माँ है, स्त्री मातृभूमि है और स्त्री जगन माता है। और मैं आपसे ही पूछती हूं कि अगर ये तीनों रूप मिल जाएं तो सृष्टि में बचा ही क्या है? ये व्याख्या किसी और ने नहीं दी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक जी ने कहा। आप ही बताइए, यहाँ पर इतने सज्जन लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, विदुषी बहनें बैठी हैं, इसमें कहाँ पर हमें ये बू आती है कि महिला का संघ में कोई स्थान नहीं है? इस ध्येय वाक्य को बनाकर पुस्तक के 3 भाग किए गए। पहला भाग जिसके अंदर मैंने अपने जीवन के संस्मरण लिखे। बचपन, मुझे नहीं पता था, मैं तो छोटी सी थी, लेकिन जब भी हमारे घर में कोई स्वयंसेवक आता था तो वो हमारी दादी के, ताई के पैर छूता था, चरण स्पर्श करता था
और मैं जहाँ भी जाती थी सब कहते थे ये संघ परिवार है इनका, तो मुझे नहीं पता था उसका मतलब, और मुझे लगता है मेरी दादी को भी नहीं पता होगा कि वो संघ परिवार की हैं, या मेरी मम्मी को भी नहीं पता होगा। उस ज़माने के अंदर अगर संघ का स्वयंसेवक पुरुष है, पिता है, पुत्र है, तो पूरा परिवार अपने आप में ही संघ परिवार होता था। धीरे 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 अन्य अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैं संघ से, समिति से जोड़कर देखती हूँ। मैंने उन घटनाओं का वर्णन किया है और उन सभी घटनाओं को मैंने संघ की विचारधारा से जोड़ा है। आप सबके जीवन में भी घटनाएं तो 50 होंगी, 100 होंगी जिनका वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन पुस्तक की दृष्टि से जहाँ पर वो प्रासंगिक है, जहाँ पर उसका कोई औचित्य है, मैंने उसको जोड़ने का प्रयास किया है। और मैं आप सब जो मुझे मालूम है अभी इस पुस्तक के पाठक बनेंगे, उन सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके लिए पुस्तक बहुत रोचक कहानी के रूप में इस प्रकार से लिखी गई है कि अगर आप उसके पहले पन्ने पे जाएं तो जब तक वो अंतिम पन्ना ना पढ़ लें तब तक आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे। संघ के बारे में कहा जाता है कि स्वयंसेवक बड़े कठोर होते हैं। स्वयंसेवक ऐसे होते हैं जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, और स्त्रियों से तो उनको परहेज ही होता है। मैंने स्वयं ने, आप सब ने अपने घरों में देखा है कि जब कोई स्वयंसेवक या कोई प्रचारक अधिकारी घर पे आता है तो वो घर की सबसे बुजुर्ग महिला से तो अवश्य बात करता ही है, लेकिन घर के अंदर जो भी सहायक हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उनसे भी वो अवश्य बात करता है। ये संघ का एक चेहरा है। मेरी पुस्तक 3 भागों में विभाजित है, जिसमें भाग 1 से पहले मैं आपके सामने एक और दृश्य रखना चाहती हूँ। सर संघ चालक जी भी कई बार कहते हैं कि समिति और संघ दोनों समानांतर चलते हैं, दे आर द पैरेलल लाइंस। वो पैरेलल लाइंस हैं। और ज्योमेट्री का नियम क्या होता है कि पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं हैं। सच है, दोनों की कार्यप्रणाली लगभग एक सी है। दोनों में शाखा लगती है, दोनों में वर्ग लगता है। व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और भारतीय सांस्कृतिक चेतना कैसे हृदय के अंदर जाए, कैसे हर भारतवासी के हृदय में जाए, ये दोनों का लक्ष्य होता है। लेकिन मेरी पुस्तिका ये कहती है कि कहीं ना कहीं ये 2 समानांतर लाइन भी ज्योमेट्री के सिद्धांत को एक तरफ करके एक पॉइंट पे अवश्य मिल जाती हैं, जिसका नाम है राष्ट्र सर्वोपरि है। भाग 1 जिसमें बचपन से लेकर अभी तक के प्रसंगों का वर्णन है। भीम जी आए हुए हैं क्या यहाँ पर? एक प्रसंग मैं आपके सामने और रखना चाहती हूँ जो आपको अपने आप ही बता देगा कि संघ में महिला का क्या स्थान है। बहुत समय पहले की बात है, लगभग 20-22 साल पहले। एक दिन हमारे घर का डोरबेल हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी तबीयत खराब थी, सुबह का समय था 8 बजे का। मैंने देखा कि एक स्वयंसेवक अपनी वेशभूषा के अंदर आए। उन्होंने पूछा, मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया, उन्होंने पूछा कि विजेंद्र जी हैं क्या? मैंने कहा वो तो अभी नहीं है। मैं पानी लेने के लिए गई, पानी उनको दिया तो उन्होंने कहा कि आज भाभी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज मुझे बुखार है। तो बोले अच्छा मैं चलता हूँ। मैं अपने बेडरूम की ओर, शयन कक्ष की ओर दोबारा चली गई।
फिर दोबारा लगभग 40-45 मिनट के बाद दोबारा फिर डोर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोला तो देखा सामने में वही व्यक्ति खड़े हैं उसी वेशभूषा में, और उनके हाथ में एक कैसरॉल है और वो कहते हैं, भाभी जी मैं आपके लिए आलू के पराठे लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके ससुर जी को भी दुकान पे जाना है तो खाना कैसे बना पाओगी आप, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। ये है संघ में महिलाओं का स्थान। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती। मैंने पुस्तक में भी स्पष्ट किया है कि संघ की विचारधारा, संघ की फिलॉसफी, आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई एम ए वेरी स्मॉल ऑर्डिनरी पर्सन। मैं छोटी छोटी बातें ही कर सकती हूँ। ये काम विद्वान और विदुषियों का है। मेरा काम है अपने जीवन के चरित्रों के माध्यम से, अपने प्राइमरी सोर्स से मैं कहाँ ये बता पाऊँ, कहाँ ये जतला पाऊँ कि ये 60 साल छोटा एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब हम थ्योरी बनाते हैं, तो हम कहते हैं जितना लॉन्ग पीरियड, तो हमारी थ्योरी उतनी ही सही बनेगी अगर हमारे एक्सपेरिमेंट्स दे गो फॉर लॉन्ग टाइम। 60 साल प्राइमरी सोर्स के लिए कोई छोटा पीरियड नहीं है। और विवाह भी एक स्वयंसेवक के साथ हुई, इसलिए ऐसी अनेकों घटनाएं जीवन के अंदर हैं जिसके अंदर संघ और समिति की विचारधारा की वजह से वो डिसीजंस हुए, वो बात हुई, वो प्रसंग आए जिन्होंने कहा संघ में महिला और पुरुष बराबर हैं। 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी ने कहा था कि स्त्री और पुरुष रथ के पहिए नहीं हैं, 2 पहिए नहीं हैं। स्त्री सारथी है और पुरुष उसके पीछे चलने वाला, उसका अनुगामी है। और इसका आभास, खाली आभास नहीं, ऐसे प्रसंग जीवन के अंदर अनेकों हुए हैं और मेरे जीवन में नहीं हुए। यहाँ आप जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन सबके जीवन में भी ऐसे न जाने कितने अनुभव हुए होंगे जो संघ परिवार ने, संघ की विचारधारा ने दिए हैं। क्योंकि संघ कहता है कि मेरी विचारधारा कहीं से आयात नहीं की गई, वो सनातन से आई है, वो पौराणिक है, वो चिरकालीन है, वो सदैव रहने वाली है और उसके अंदर भी नवाचार होता है। यही हिंदू है जो नवाचार करने से कतराता नहीं है। भाग 2 के अंदर मैंने प्रथम सरसंघचालक जी से लेकर वर्तमान सरसंघचालक जी के विचारों को, उनके भाषणों को अपने जीवन के इश्यूज से जोड़ा है, और जो मेरे इश्यूज नहीं हैं, जो आप सबके इश्यूज हैं। क्या मतलब है महिला स्वतंत्रता का? क्या मतलब है महिला समानता का? क्या मतलब है महिला सशक्तिकरण का? क्या मतलब है सनातन का? क्या अपने धर्म का पालन करने से समस्या आती है या धर्म का पालन ना करने से समस्या आती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हम सभी बहनों के लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं, और खाली संघ की बहनों के लिए नहीं, ये इस भारत देश में रहने वाली हर बहन के लिए प्रासंगिक है। हर क्षण उसको इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है और उसके मन में आता है मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ये द्वंद्व। यहाँ पर मैं आपको एक वक्तव्य कुछ लाइनों का है जो आप सबके सामने भाग 2 से रखना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। वर्तमान सरसंघचालक जी, लगातार आप उनको सुनते हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी के भाषण का एक उदाहरण दिया और उसमें
क्या कहा गया था। 1950 का वो भाषण है जिसको किसने उद्धृत किया है, हमारे पूजनीय वर्तमान संघ चालक जी ने। उन्होंने कहा कि 1950 से पहले के भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महिला स्वतंत्रता के नाम पर होने वाले आडंबरों को पूर्ण तरीके से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि महिलाओं का स्थान समाज में ऐसा है, अब इस लाइन को सुनिएगा, महिलाओं का स्थान समाज में ऐसा है 1950 में कि वे बराबरी से योगदान कर रही हैं। वे बराबरी से योगदान कर रही हैं। योगदान को माना गया। उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता और समता महिलाओं में भी है, परंतु यह सारा बंधुता के आधार पर है। यह स्वतंत्रता, समता, बंधुता धर्म से निकली हुई है। यह फ्रांस की राज्य क्रांति वाली नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बंधु भाव के आधार पर निकली स्वतंत्रता अपनी मर्यादा को जानती है, संयम का पालन करती है। स्वतंत्र होने के बाद भी वह स्वतंत्र नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा कि समता के रूप विभिन्न होंगे। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ इस पे आपकी ज़रूर नज़र पड़े कि समता के रूप विभिन्न होंगे, स्थान विभिन्न होंगे, काम विभिन्न होंगे, तो भी बराबरी का सम्मान देकर साथ में चलेंगे। यह चित्र इन दो वर्गों अर्थात स्त्री पुरुष के बारे में भारतीय समाज में प्रतिस्थापित होना अत्यंत आवश्यक है। हिंदू संगठन का एक पर्यावसान यही है। यह जब तक नहीं होता तब तक संगठन पूर्ण नहीं होता। सारे समाज का विचार, मानस और संवाद इस दिशा में बनना चाहिए। 1950 पर्यावसान मतलब होता है अंतिम, अंतिम लक्ष्य। उन्होंने कहा अंतिम लक्ष्य है बराबरी। ऐसे कई वृतांत, ऐसे कई भाषण, ऐसे कई उदाहरण मैंने दूसरे भाग में प्रस्तुत किए हैं। और तीसरा भाग जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंदर पिंकी आनंद जी जैसी, निदर्शना जैसी, हमारी श्रीवास्तव मैम जैसी और चारू जी जैसी, दो चारू हैं, दोनों चारू जैसी, और सभी बहनों का मैं नाम यहाँ पर नहीं ले पाऊँगी, 34 नाम हैं। मल्लिका जी नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। संगीता जेटली जी जो कभी नहीं लिखती हैं, उन्होंने भी इसमें लिखा है। और सबका एक ही विचार मत है, एक ही विचार मत कि संघ को देखने के लिए सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जहां पर भी समिति की बहन होती है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में, वो कैसे परिवार चलाती है, वो कैसे जीवन जीती है, अगर कहीं किसी को देखना है तो वो देखे समिति के परिवारों में जाकर। इन सब उदाहरणों को मैंने प्रस्तुत किया है। पुस्तक के अंदर रोचकता की मैंने बात कर दी है, भाषा की मैंने बात कर दी है, बहुत ही सरल है। और मैं यहाँ पर सुनील जी को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये पुस्तक केवल पुस्तक के लिए नहीं लिखी गई। ये पुस्तक एक उस नरेटिव को रिफ्यूट करने के लिए लिखी गई है, ताकि आने वाला इतिहास संघ को, समिति को, राष्ट्र के लिए काम करने वाली सभी संस्थाओं को सही दृष्टिकोण से देखे। हमारे पुस्तकालय, हमारे कॉलेजेस, हमारे जनसाधारण परिवार ऐसे लिटरेचर से भरे होने चाहिए। आज हमें 100 साल जब संघ के पूरे हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है
कि अगर हमने सत्य को नहीं कहा तो नरेटिव गढ़े जाते रहेंगे, नरेटिव बनाए जाते रहेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नरेटिव्स को जो झूठे हैं, जिनके पीछे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको हम साहित्य की भाषा में डॉक्यूमेंट करके इसको रिफ्यूट करें। और अंत में स्त्री के विषय में मुझे सबसे अच्छा जो वाक्य लगता है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और उसके पश्चात अपना स्थान लूँगी। मेरा प्रतिवेदन तो बहुत छोटा सा होना था, क्योंकि निर्मला जी ने जो मुझे समय दिया था उसमें उन्होंने कहा था वो 5:30 बजे चली भी जाएंगी, लेकिन कुछ आवश्यक कारणों से पार्लियामेंट में व्हिप लग गई है तो उनको वहाँ रहना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा समय लेने की ये धृष्टता की है किंतु अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। हम सब सुनील जी को सुनने के लिए आए हैं, उनका मार्गदर्शन भी चाहते हैं। आगे स्त्री और पुरुष कोई किसी से कमतर नहीं। हमारी मंशा ऐसी भी नहीं है कि पुरुष को हम स्लेव बना लें, ऐसी भी हमारी कोई मंशा नहीं है। हम दोनों बराबर कंधे से कंधा मिलाकर अपने सनातन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ, सृष्टि स्थिति विनाशनाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। निर्माण से प्रलय तक पूरी शक्ति का आधार नारी ही है। तुम ही गुणों का आधार और सर्व गुणमयी हो। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शोभा भाभी जी। आपकी ये पुस्तक निश्चित रूप से अनेक भ्रम और भ्रांतियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। हम समिति की बात कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य कि आज राष्ट्र सेविका समिति की दिल्ली प्रांत की कार्यवाहिका माननीय सुनीता भाटिया जी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया अपना आशीर्वचन दें। आइए। मंचासीन अपने बंधु और शोभा जी और हॉल में आए हुए अपने विद्वान पुरुष विदुषी महिलाएं, आज जैसे बहुत अच्छा विषय लेके शोभा जी ने शतायु संघ और महिला सहभागिता विषय पर पुस्तक लिखी है। सच में आज समाज की ज़रूरत थी। जहाँ भी बात आती है महिलाएं क्या करती हैं समाज में, तो उसका पूरा जैसे चित्रण दीदी ने दिया वो हम सबके सामने आएगा। यहाँ छोटी सी एक बात सुनाकर, जैसे दीदी ने बताया, हमारी प्रथम संचालिका जी, प्रमुख संचालिका जी वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी ने अपना विचार रखा। हमारी दूसरी संचालिका जी, जो द्वितीय संचालिका जी हमारी माननीय सरस्वती ताई आप्टे, जिन्हें हम प्यार से ताई जी कहते हैं, उनके पति अपने प्रांत के संचालक थे और उनके घर में बहुत से स्वयंसेवकों का आना जाना रहता था और वह खाने में उनको खाना परोसती थी। बाद में ताई जी ने कहा कि मेरे हाथ से बना हुआ भोजन जिस स्वयंसेवक ने खाया है वह हमेशा देशभक्त रहेगा। और ये जो विषय, तब जब वो भोजन करवाती थी तब समिति नहीं बनी थी, पर महिला का वो भाव, भोजन के माध्यम से भी देशभक्ति परोसना, और जैसे वो भोजन से साथ साथ महिलाएं आगे बढ़ती गई, समिति की स्थापना हुई, देश कार्य में महिलाएं आगे आई। आज हजारों हमारे कार्य चलते हैं, शाखाएं चलती हैं, अपनी बहनें चलाती हैं। और आज हम कहते हैं जो शतायु संघ हुआ है उसके पीछे उन्हीं बहनों के, उन्हीं माँ के और उस पत्नी के भी भाव हैं जो घर का काम संभाल के उन्हें पूरा तैयार करके बाहर कार्य के लिए
बेचती हैं। इसलिए आज जो देशभक्ति की भावना अगर परिवार में है तो ही वह परिवार तब जुड़ता है जब महिला उसका साथ देती है। नहीं तो कुछ ही समय कार्य करने के बाद परिवार की जिम्मेवारियां जब संभालनी पड़ती हैं तो पुरुष भी टूट जाता है, उतना कार्य नहीं कर पाता। जिस परिवार से महिला का पूर्ण सहयोग मिलता है, और आज तो महिला कार्य करके परिवार भी संभाल के साथ में देश कार्य हित संघ निकलती है। आज हमारे सामने बहुत से संगठन खड़े हैं जहां महिलाएं इस तरह का कार्य कर रही हैं। ये बात के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। हम पुस्तक का विधिवत लोकार्पण कर रहे हैं, उससे पूर्व इस पुस्तक पर केंद्रित एक छोटी सी लघुवृत्त है। मैं आग्रह करता हूँ कृपया उसका यहाँ प्रदर्शन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निस्वार्थ राष्ट्र सेवा को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, जो बिना रुके, बिना थके, बिना हारे और बिना डरे राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपनी शताब्दी यात्रा मना रहा है। भगवा त्याग का प्रतीक बनकर संघ एक विचार, एक चेतना और एक संगठित शक्ति के रूप में पिछले 100 वर्षों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर निरंतर सशक्त होता रहा है। 1925 में स्थापित ये संगठन प्रारंभ से ही एक पुरुष संरचना के रूप में विकसित हुआ, जहां शाखाएं और प्रशिक्षण पुरुषों के लिए आयोजित होते रहे, और इसी वजह से महिलाओं की भागीदारी को लेकर सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। संघ के संस्कारों की कार्य पद्धति पुरुषों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति में, ये दोनों समांतर चलेंगे, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की हमेशा मदद करते चलेंगे। काफी समय से जो लोग संघ को भली भांति नहीं जानते हैं, वो संघ को केवल पुरुषों का संगठन मानकर उस पर आरोप लगाते हैं कि ये पुरुषवादी मानसिकता की संस्था है और इसमें महिलाओं को सशक्त करने के बजाय केवल चूल्हे चौके तक सीमित भूमिकाओं तक बांध कर देखा जाता है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए प्रसिद्ध समाज सेविका, संपूर्णा एनजीओ की संस्थापिका और समिति की सेविका डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी ने अपनी पुस्तक शतायु संघ और महिला सहभागिता के माध्यम से संघ से जुड़े अपने अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। समिति और संघ दोनों के दृष्टिकोण में स्त्री पुरुष के पीछे नहीं है और पुरुष भी स्त्री के पीछे नहीं है। अगर हम समिति की बात करें तो उसकी संस्थापिका वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी ने 1936 में कहा था कि स्त्री और पुरुष केवल रथ के दो पहिए नहीं हैं, बल्कि उस रथ में सारथी स्त्री है और उसके पीछे चलने वाले उसके अनुगामी पुरुष हैं। पुस्तक में 34 ऐसी प्रबुद्ध महिलाओं के संस्मरणात्मक लेख भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर संघ की विचारधारा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी दादी जी जब गुरुजी पुरानी दिल्ली के स्टेशन पर आते थे तो उस समय पर उनको अपने हाथों से बना हुआ भोजन मेरे ताऊजी उनको देकर आते थे। जब मैं ये सुनती थी तो मुझे गर्व का अनुभव होता था। इस सारस्वत आयोजन में मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय सुनील अंबेकर, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजेंद्र गुप्ता सहित तमाम गणमान्य लोगों का स्वागत है। अब वह क्षण जिसके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं आदरणीय सुनील जी भाई सबसे आग्रह करता हूँ कृपया इस पुस्तक का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें।
पुस्तक का मूल्य वैसे 900 रुपये है, पर आज मात्र 500 रुपये में यह उपलब्ध होगी। जिनको लेना है वो बाहर से ले सकते हैं। माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं। वे लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में रहकर जनसेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में उनकी पहचान एक कर्मठ, स्पष्टवादी और जनहित के मुद्दों को दृढ़ता से उठाने वाले एक राजनेता के रूप में रही है। विभिन्न सामाजिक एवं कल्याणकारी विषयों पर उनकी भूमिका हम सब जानते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। श्री विजेंद्र गुप्ता जी। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में परम आदरणीय अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री सुनील अंबेकर जी, यहाँ पर उपस्थित राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत कार्यवाहिका श्रीमती सुनीता भाटिया जी, इस पुस्तक की लेखिका एवं संपादक डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित श्री पीयूष जी और प्रभात प्रकाशन से श्री प्रभात जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित श्री आलोक कुमार जी, आदरणीय श्री वी सतीश जी, आदरणीय श्री विजय चौथाईवाला जी और आए हुए सभी हमारे गणमान्य उपस्थित बहनों और भाइयों और साथियों, आज शतायु संघ और महिला सहभागिता ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं, कहना चाहते हैं और इसको महसूस करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर और सतत नरेटिव बनाने का काम करते हैं और उसका उद्देश्य यही होता है नकारात्मकता को तोड़ने के लिए और सकारात्मकता के कारण लोग आगे आएं और जुड़ कर के काम करें, इसकी ये मूल भावना है। शोभा जी तो एक स्वयंसेविका है, साधारण स्वयंसेविका है, वो प्रत्यक्ष किसी संघ की जिम्मेदारी में नहीं है, लेकिन जिस परिवार से वो आती हैं, जो माहौल परिवार का उन्होंने देखा बाल्यकाल से, अपने जन्म से, उसके माध्यम से जो उन्होंने वास्तविकता को महसूस किया, उसका आधार है ये पुस्तिका। आज का ये जो दिन है ये बहुत ही शुभ दिन है। ये हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हम इस सभागार में एकत्र हुए हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि नवरात्रि का पावन पर्व भी है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। यह पुस्तक जो नारी शक्ति और महिला सहभागिता पर केंद्रित है, ऐसे शुभ अवसर पर भी अधिक सार्थक हो जाती है, क्योंकि हमारी संस्कृति में माँ दुर्गा को शक्ति के सर्वोच्च स्वरूप के रूप में पूजित किया जाता है। माँ दुर्गा नारी के सामर्थ्य, साहस और सृजनशीलता का प्रतीक है और यह पुस्तक उसी नारी शक्ति की विविध आयामों को उजागर करती है। इसलिए अब मेरा तो बहुत ज़्यादा बोलना बनता नहीं है, क्योंकि अब शोभा जी बैठी है तो मैं क्या बोलूँ, और क्या से ज़्यादा ये है कि ये सवाल हो सकता है कि क्यों बोले, तो इसलिए संभल के बोलना पड़ता है। बाकी तो कहीं कोई सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ ये है कि थोड़ा सोचना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी बात को प्रभात जी नहीं चाहते कि घर की शांति बनी रहे, तो कह रहे नहीं बोल सकते हैं। तो कुल मिला के आप सबको आप अभिनंदन है, स्वागत है आप इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में शोभा जी के बुलावे पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं खुद मेरे लिए सुखद आश्चर्य है कि आप सब यहाँ आए हैं और अपना समय दिया है। इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। एक बात से तो मैं उनकी पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि जब वो ये पुस्तक लिख रही थी, ये ज़रूर था कि कुछ खोई थी पिछले 6, 8, 10 महीने से। घर पे भी समय मिलना जुलना भी, कभी शायद मैं आ गया वो चली गई, वो चली आ गई मैं चला गया, तो समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि
जब मैंने पुस्तक को देखा, खोला, पढ़ा, तो प्रभात जी को मैंने कहा कि इसमें तो इतनी सामग्री है और इसको पढ़ कर के जितना मैं उनको जानता हूँ उससे ज़्यादा जानने का मुझे अवसर मिल रहा है। तो ये उनके उस रूप को भी मैंने इसमें महसूस किया है और पुस्तक वाकई रोचक तरीके से लिखी गई है और ये धारा प्रवाह है, ये एक किस्से की तरह है। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये लगेगा कि बड़ी से बड़ी बात भी एक प्रवाह के साथ चल रही है और इसलिए मैं पुस्तक को पूरा पढ़कर आत्मसात करने की मानसिकता से उसको मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे समय मिलता है मैं 10-20 पेज उसके, अभी आज के बाद तो मुझे पूरी छूट मिल जाएगी साथ भी रखने की, तो क्योंकि लोकार्पण हो गया है। और मैं विशेष रूप से आम्बेडकर जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो है हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को जो है वो उत्कर्ष स्थान दिया है। हमारे बीच में हमारे डिप्टी स्पीकर साहब भी हैं, यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट जी, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ और हमारे यहाँ पर बहुत हमारे विधायकगण भी उपस्थित हैं और हमारे कपिल खन्ना जी भी यहाँ हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए हमारे आशुतोष जी महाराज के हमारी जो संस्था है उसके महाराज जी भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अखिल भारतीय संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आदरणीय सुनील आम्बेडकर जी छात्र जीवन से ही राष्ट्र कार्य से जुड़े हैं। सन 1983 से अखिल भारतीय साहित्य परिषद में वे सक्रिय हुए और सन 1990 से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। वे लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे। देश भर में विश्वविद्यालयों में छात्र नेतृत्व के निर्माण और राष्ट्रभाव जागृत करने का महती दायित्व निभाते रहे। शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और समसामयिक विषयों पर उनके मौलिक अध्ययन को हम सब जानते हैं। देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में उनके व्याख्यान और संवाद युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। उनके चिंतनपरक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और समाज में एक सकारात्मक वैचारिक विमर्श स्थापित करने में उल्लेखों की महत्वपूर्ण भूमिका है। संघ पर लिखी आपकी पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र को सर्वाधिक प्रामाणिक कृति माना जाता है और उसे अपार लोकप्रियता मिली है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, कृपया आए हमें संबोधित करें। आदरणीय सुनील आम्बेडकर जी। आज शतायु संघ और महिला सहभागिता विलक्षण एकात्मकता इस पुस्तक के विमोचन के इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित श्री विजेंद्र गुप्ता जी, लेखन और संपादक जिन्होंने किया है ऐसी शोभा जी, राष्ट्र सेविका समिति जी की कार्यवाहिका सुनीता जी, प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी, पीयूष जी, यहाँ बहुत सारे लोग, बहनें, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई और विशेषकर जिन्होंने इस पुस्तक में अपने लेखों से योगदान दिया है उन सभी को विशेष रूप में बहुत सारी बधाई। और ये पुस्तक आज विमोचन हो गया है। पुस्तक थोड़ी बड़ी है और इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पुस्तक मैं पूरी पढ़ के आया हूँ, वो अनुचित होगा। लेकिन जब मुझे पुस्तक के संदर्भ में जब पहली कॉपी दी थी बहुत दिन पहले, शायद 1.5 महीना 2 महीना पहले, तब उसका अंतिम स्वरूप नहीं था
तब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स जो उसमें थे और पढ़े थे, उस समय देखे भी थे। तो एक बात इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि जितने भी लोगों ने सबने आर्टिकल लिखे हैं ये जीवंत है और स्वयं के अनुभवों से वो पोषित है, और इसीलिए जो ऐसी बातें उसमें निकल कर आई है कि वास्तव में हमें बहुत कठिन बात होकर भी एक सहज रूप में समझने आने वाली बात उन शब्दों में व्यक्त हुई है इन पुस्तकों में। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देखते देखते 100 वर्ष इस कार्य को हो गए। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर में इस कार्य की शुरुआत की थी। संघ प्रारंभ होने के कुछ वर्षों बाद ही 1936 में जैसा ये पुरुषों का काम हो रहा है व्यक्ति निर्माण का शाखा के माध्यम से, वैसा काम महिलाओं के बीच भी होना चाहिए। ये बात लक्ष्मीबाई अर्थात मौसी केलकर जी के माध्यम से आई और 1936 में ये कार्य भी प्रारंभ हुआ और नागपुर में ही ये कार्य उन्होंने प्रारंभ किया, नागपुर, वर्धा, और फिर धीरे धीरे आज जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य देशव्यापी हुआ है, राष्ट्र सेविका समिति का भी कार्य देशव्यापी हुआ है। ये बात भी समझने की है और ये बात बहुत विलंब से नहीं हुई। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, उनके समय में ही ये बात प्रारंभ हुई। किन कठिन परिस्थितियों में ये कार्य प्रारंभ हुए होंगे समझ सकते हैं। उस समय में इस तरीके से, मतलब आज से इतने वर्षों पुरानी बात है, उस समय के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के सहभाग की स्थिति जैसी थी, मतलब बहुत कम सहभाग था। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कार्य जो जमीनी तौर पर घर घर में जाकर करने का कार्य था, केवल सभा सम्मेलन का कार्य नहीं था। तो वास्तव में बिल्कुल नित्य रूप से रोज अपने मोहल्ले में, अपने घर में करने का एक व्यक्ति निर्माण का कार्य था। कभी कभी क्या होता है कि सार्वजनिक जीवन में लोग दो चेहरे भी रखते हैं। मंच पर जाकर या सार्वजनिक सभाओं में जाकर कुछ कहते हैं, फिर घर में आकर अपने पारिवारिक जीवन में आकर दूसरा एक चेहरा होता है। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या राष्ट्र सेविका समिति हो, उसके कार्य में ऐसा स्कोप ही नहीं था, क्योंकि वो कार्य ही घर से करना था, अपने मोहल्ले में करना था। रोज जिनको आप जानते हैं, रोज जहाँ रहते हैं, जहाँ से रोज जाते हैं, वहाँ करना था। केवल सार्वजनिक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं था, ये वास्तविक रूप में अपने जीवन के हर मुद्दे पर अपने व्यक्तित्व को समाज जीवन के लिए अपने जीवन मूल्यों के अनुसार, अपने संस्कृति के अनुसार ढालने का ये कार्य था। इसलिए जब कई बार लोग पूछते हैं कि मतलब संघ और महिला सहभागिता, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि 100 वर्ष के बाद भी ये चर्चाएं और इस बारे में बात समझाने की जरूरत पड़ रही है। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या ये प्रश्न संघ और महिला ऐसा प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह गया था, तो मुझे उन्होंने प्रश्न पूछा कि संघ और मुस्लिम विषय में उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा। मैंने कहा संघ और मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का है। क्योंकि संघ की स्थापना के पहले ही हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में बहुत कुछ घटित हो चुका है और बहुत सारी
बहुत सारी स्मरण, बहुत सारी स्मृतियां उसके दोनों तरफ तैयार हो चुकी है। वो हो सकता है कि दुखद भी बहुत सारी हो, ट्रैजिक हो, क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम हो चुके हैं। और वहां भी समस्या इसी कारण से आ रही है क्योंकि जो हिंदुत्व का जो दृष्टिकोण है, जो भारत का दृष्टिकोण है, उसकी समझ ठीक से समाज में, हिंदू समाज में भी स्थापित न होने के कारण ये समस्या आ रही है। ये जो संघ और महिला सहभागिता का विषय जो आज उठाया जा रहा है, वो विषय भी इसीलिए आ रहा है। ये प्रश्न संघ और महिला का नहीं है, ये प्रश्न भारत का, हिंदुत्व का जो महिला दृष्टिकोण है उसकी ठीक से समझ स्थापित न होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जो लोग भारत का दृष्टिकोण या हिंदुत्व का दृष्टिकोण समझते हैं, उन्हें इस बारे में कोई मन में शंका नहीं रहती कि संघ का महिलाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण होगा। शंका तभी उपस्थित होती है जब वो भारत का दृष्टिकोण पश्चिम के या बाहर के, जो बाहर के मत संप्रदाय है, उनके दृष्टि से महिलाओं की ओर देखकर भारत के दृष्टिकोण को वैसा ही समझना चाहते हैं, तब उन्हें समस्या आती है। और उस कारण से फिर वो भारत के दृष्टिकोण को भी उसी एंगल से देखते हैं, उसी दृष्टि से देखते हैं, और संघ को भी उसी एंगल से देखकर समझने का प्रयास करते हैं। और इसलिए जब भारत में ये बात सच है कि विश्व में भी महिलाओं की बराबरी का स्थान समाज जीवन में होना, परिवार में होना, उसके बारे में उचित धारणाएं होना, इसके संदर्भ में विश्व में पिछले हजारों दशकों तो मुझे पता नहीं, परंतु पिछले अगर नॉन हिस्ट्री को हम देख ले 1000 वर्ष की, तो उसमें समस्याएं रही हैं और ये सबको स्वीकार करना चाहिए। भारत में भी ये समस्याएं रही, भारत में भी ये समस्याएं रही, परंतु भारत में इन समस्याओं का उद्भव कैसा हुआ वो भी समझना पड़ेगा। पश्चिम में इन समस्याओं का उद्भव क्यों हुआ ये भी समझना पड़ेगा, और उस उद्भव के सॉल्यूशंस भी उसके अनुसार सोचने पड़ेंगे। क्योंकि प्रश्न एक पूछा है और उत्तर दूसरा आया तो मार्क नहीं मिलेंगे परीक्षा में। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बेसिक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मूलभूत जो धारणाएं दुनिया भर के आज के विश्व में जो भारत के बाहर जन्मे हुए विचार है, उनके अंदर महिलाओं के प्रति जो धारणा है, कोई मानता है कि वो आत्मा नहीं है, कोई मानता है कि वो शुद्ध नहीं है, और उन धारणाओं के कारण उनके समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। उनके यहाँ जो राजनीतिक विचार उत्पन्न हुए, राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी, सामाजिक व्यवस्थाएं बनी, उनके मत संप्रदायों की, जिसको हम रिलीजियस व्यवस्थाएं बोलते हैं, उन व्यवस्थाओं में भी बहुत सारी समस्याएं आई। उनमें दूर दूर तक कोई बराबरी का स्थान 1000 वर्ष में नहीं दिया गया, और उसको एक अपने जो मूल धारणाएं उन्होंने अपने विचार के आधार पर, अपने मत संप्रदाय, रिलीजियस के आधार पर बनाई, उसके कारण उनके समाज में ये समस्याएं उत्पन्न हुई। और इस कारण से उनके समस्या के समाधान का जब पिछले 200-300 वर्ष में जब उसके समस्याओं के समाधान का जागरण प्रारंभ हुआ, जिसको हम लोग एक नव जागरण बोल सकते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल साइंस का न विद्यार्थी हूँ, पढ़ाने का तो मुझे नहीं आता है, लेकिन बहुत सारी हमारे दिल्ली में बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस हर यूनिवर्सिटी में है और बहुत सारी स्टडीज उसमें होती है, बहुत सारे लोगों से मैं मिलते रहता हूँ। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस जो निकालने का जो प्रयास हुआ, चाहे लिबरल थॉट्स के द्वारा, चाहे लेफ्ट कम्युनिज्म के द्वारा, या जो वहाँ के मध्य संप्रदायों के जो व्यवस्थाएं थी, उनके संदर्भ में भी जो एक नया पुनर्जागरण का काल वहाँ पर आया, उसमें जो एक नई उदाहरण के साथ नए समाधान ढूंढने के जो प्रयास हुए, वो उनकी जो समस्या थी उसके कारण उसके अनुसार ढूंढने का प्रयास हुआ।
और इसलिए उसमें एक शोषक था और एक शोषित थे, और उन्होंने हर विषय में एक दूसरे के बीच में संघर्ष को देखकर किया, और इसलिए उन्होंने इस समस्या को ही माना कि ये पुरुष और स्त्रियों के बीच का संघर्ष है और इसके बीच में एक प्रतिस्पर्धा है। दोनों में से हर एक को अपनी तैयारी करनी है और कैसे ना किसी तरीके से जीतना है। और इसलिए जो विचार भी उत्पन्न हुए, जो मॉडर्न फेमिनिज्म है, वो विचार भी उस एक स्पर्धात्मक दृष्टि से तैयार होता चला गया है। और इसलिए उसके जो सॉल्यूशंस भी निकल कर आए वो पिछले 100-150 वर्षों में अलग अलग प्रकार से उसकी थ्योरीज विकसित होती चली गई, उसके क्रियान्वयन भी हुए, स्टेट्स की पॉलिसीज बनी, दुनिया भर में उस स्टेट्स को बड़े बड़े मंचों से दुनिया भर में उसको प्रसारित भी किया गया। स्वाभाविक है कि भारत जिस दौर से गुजरा, भारत में समस्या उस तरीके से नहीं थी। भारत की समस्या हमारे धर्म के कारण, हमारे मत संप्रदाय के कारण, हमारी आध्यात्मिक परंपरा के कारण उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि हमारी धर्म, आध्यात्म की परंपरा, हमारी संस्कृति, भारत का दृष्टिकोण, उसमें यह बात स्पष्ट थी, पहले दिन से स्पष्ट थी कि जितना पवित्र पुरुष है उतनी ही या उससे ज्यादा पवित्रता स्त्री में है, जितनी क्षमता पुरुष में है उतनी ही या कई बार ज्यादा पुरुष क्षमता महिलाओं में है। परंतु ये प्रतियोगिता नहीं है महिला और पुरुष की, ये हमारी थॉट प्रोसेस में कभी भी इसको प्रतिस्पर्धा नहीं माना गया। एक परस्पर पूरक के रूप में इसको सतत रूप से इसको लगातार हर समय में ये प्रस्तुत किया गया। इसके उदाहरण प्रस्तुत हुए। मैं अगर उदाहरण देने जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। यहाँ बहुत सारे विदुषी सब लोग बैठे हैं, सब जानते हैं उदाहरणों के बारे में। और लगातार उसमें जो भी समस्याएं आती थी, हमारे साधु संत ऋषिगण उस समय की जितने भी हमारी चर्चाएं होती थी, उससे हम उसका समस्याओं का परिष्कार भी करते चले गए। वो भी धर्म के आधार पर, धर्म के मूलभूत जो मूल्य थे उसके आधार पर। समस्याएं तब प्रारंभ हुई निश्चित रूप से इस परंपराओं में भी मनुष्य के स्वभाव के कारण कुछ क्षरण समय समय पर आता गया, लेकिन जहां जहां क्षरण आया वहां वहां हमारे कोई न कोई साधु संत परंपरा, मत परंपरा तैयार हुई। आप देखेंगे कि रामायण महाभारत काल से लेकर भगवान महावीर का जो समय है वो भी इस बारे में आह्वान कर रहे, वो भी इस बारे में कार्य कर रहे। भगवान बुद्ध है वो भी इस बारे में कार्य कर रहे। यानी अगर हम आदि शंकराचार्य की परंपरा देखेंगे वो भी ये कार्य कर रहे हैं। यानी मैं महाराष्ट्र से आता हूं, वहां जो संतों की परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम से लेकर फिर मैं संत जनाबाई को भी जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। हमारे देश भर में ऐसी परंपराएं समय समय पर लगातार चलती रही है। तो हमारी समस्या तब आई जब हमारी इस ज्ञान की परंपरा में कोई खंड आए। वो हमारी गलतियों के कारण आए या विदेशी आक्रमणों के कारण आए। हमारी इस परंपरा के और ज्ञान के अभाव में, इस धर्म की अपनी समझ के अभाव में, उन व्यवस्थाओं के अभाव में या उसके कमजोर होने के कारण हमें समस्या आई है। इसलिए हमारे सॉल्यूशंस वैसे नहीं हो सकते। हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे, वो एक्सटर्नल तरीके से नहीं हो सकते। हमारे समाधान परिवार से बाहर नहीं होंगे, परिवार में आपस से बैठकर चर्चा करते हुए नई पीढ़ी के होंगे। आज हमारे कई लोग बोलते कि आजकल, पहले महिलाएं कार्य नहीं करती थी, आजकल वर्किंग वुमेन हो गई है। अब ये भी उतना तथ्य नहीं है इसमें। क्यों तथ्य नहीं है? क्योंकि महिलाएं हमारे समाज में पहले से सक्रिय थी। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक है, एक समय ऐसा आया हमारे देश में
कि जिस संकट काल में ये परिस्थितियां थोड़ी हमारी ये व्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई, फिर उसी की आदत पड़ गई। अब उस बात को जब आदत कोई पड़ जाती है तो बदलने में थोड़ा कष्ट होता है। फिर कुछ व्यवस्थाएं, डिवीजन ऑफ वर्क भी सेट हो जाता है कि फैमिली में किसका क्या काम होगा। अभी नए समय में जब हम फिर से अपने नए मॉडर्न जो तरीके हमारे बाजार के हैं, व्यवस्था के, आर्थिक व्यवस्था के हैं, रोजगार के हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था के हैं, हमारा जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं बनी है, उसमें फिर से ये सारा एक जैसे जैसे खुलापन आ रहा है, जैसे जैसे एक भय खत्म हो रहा है, समाज में कानून और व्यवस्था स्थापित हो रही है, सामाजिक दृष्टि से हम अपनी बात को, अपने धर्म को, अपने मूल्यों को फिर से समझ रहे हैं, हमारे साधु संत सब फिर से उस पर जागरण कर रहे हैं। हम जितना जैसे जैसे उसको समझते चले जा रहे हैं, ये बात बढ़ती जा रही है। अब हो सकता है कि घर में बैठकर वे घर के सब लोगों को मिलकर, पति पत्नी को मिलकर, माँ बाप को अपने बेटी और बेटे के साथ बैठकर ये तय करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अब ज़माना चेंज हो गया, वर्क डिवीजन चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार अपने घर में सेटल करना पड़ेगा। तो ये बात हमारी उस तरीके से हमारे इसके समाधान होंगे। अगर हम उसमें समाधान ढूंढने जाएंगे कि ये पुरुष और महिलाओं की प्रतिस्पर्धा है, तो शायद हम कुछ हासिल तो कर लेंगे, लेकिन उससे हमारी जो एक सुख शांति है, परिवार की एक प्रेम है, आत्मीयता है, समाज में जीवन मूल्य है, नई पीढ़ी को जो हम जिस तरीके से बना रहे, उसमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। आज पश्चिम के, या जो आज जिसको हम आर्थिक दृष्टि से विकसित देश बोलते हैं, उन देशों में ये जो सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशंस पर जब उन्होंने काम किया तो उसकी भी समीक्षा करनी पड़ेगी कि जितने भी आर्थिक दृष्टि से या विकसित देश आज हम जिनको मानते हैं, उन्होंने एक समय ऐसा आया कि तकनीकी क्या कहती है, बाजार क्या कहता है, उसके आदेश लेकर उसके अनुसार अपने सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को उन्होंने वो ढालते चले गए, बदलते चले गए, अपने परिवारों की व्यवस्था पर भी समझौते करते चले गए। कुछ उसके प्रतिबिंब या थोड़े परिणाम हमारे देश में भी हम अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए कोई भी आर्थिक विकास या कोई भी एक सिविलाइजेशन का विकास अपने पारिवारिक जीवन के सुख को की कीमत देकर नहीं हो सकता। और जब वो कीमत देकर होता है तो हो सकता है कि हम तकनीकी दृष्टि से बहुत आगे बढ़ेंगे, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो जाएंगे, लेकिन समाज में जिस तरीके का एक वातावरण होगा और जिससे जो नई समस्याएं आएगी, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी होगी। मुझे लगता है कि आज की जो पीढ़ी है, जिसको आजकल लोग सब झेंजी वगैरह कहते हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अधिक समझदार है, क्योंकि उनको मौका मिला है, वो देश दुनिया को पूरा देख रहे हैं। उन्हें वो भारत भी देख रहे हैं, भारत का पुराना भी देख रहे हैं, दुनिया का देख रहे हैं, दुनिया का भी पुराना देख रहे हैं, वर्तमान भी देख रहे हैं, और उससे वो कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि किसके पास क्या है और किसने क्या खोया है और हमें क्या पाना है। इसलिए भारत का मुझे लगता है जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा, वो कॉम्बिनेशन बाजार और तकनीकी के आधार पर हमारी संस्कृति और परिवारों का गठन नहीं होगा। तो हम जिस तरीके से, हमारी नई पीढ़ी जो है वो बहुत समझदार है, वो नई पीढ़ी हम कैसा जीना चाहते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है, उसके अनुसार हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए वो है तो लेंगे, नहीं तो वो टेक्नोलॉजी बनाएंगे और उसके आधार पर अपने नई बाजार की व्यवस्था अपनी बनाएंगे, नई उत्पादन की व्यवस्था बनाएंगे। क्योंकि जब तक हम ये पहल नहीं करते हैं, जब तक हम ये सोच के चलते हैं कि भाई क्या करे, टेक्नोलॉजी आ गई, क्या करे भाई बाजार आ गया, क्या करे भाई ऐसा हो गया, तो फिर वो ये भारत नहीं होगा। भारत तो वो है कि जहाँ लोग अपने कर्तृत्व से, अपने विचार के, आत्मविश्वास के साथ
जीवन और संस्कृतियां गढ़ते हैं वो भारत है। और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि पिछले 200, 300, 400 वर्षों में भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी तो जीवन के सांस्कृतिक जीवन में बहुत सारे निर्णय हम नहीं कर पाए। दुनिया भर में जो बातें स्थापित होती चली गई उसमें महत्वपूर्ण भूमिका शायद हम नहीं निभा पाए। परंतु अब यह समय है कि जिस समय हमें खुले दिमाग से सोचना है कि हमारी जो हमारी संस्कृति है, हमारी परिवार की व्यवस्था है, हमारे सामाजिक जीवन से जो महिलाओं के प्रति हमारा समानता का दृष्टिकोण है, एक सुंदर और पवित्रता के रिश्तों की हमें जो समझ है, जिसके हमारे पूर्वजों ने अभ्यास किया है, उसकी जो सुंदरता है, उसको जितना जानना समझना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है और पूरी दुनिया वो जानना चाहती है। आप कहेंगे कि ये मैं कैसा कह रहा हूँ? अगर ऐसा न होता तो आज के ज़माने में जहाँ हम AI तक पहुँच गए, वहाँ सबसे मॉडर्न देश हमारे सबसे पुराने योग को क्यों ले रहे? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमें अपनी इस सोच को, पुरानी ज़रूर है बट वो रिग्रेसिव नहीं है, लेकिन नए ज़माने में पुरानी बात वैसी की वैसी नहीं चलेगी। इसलिए इस पर मंथन होना ज़रूरी है कि भाई आगे का हमारा पुराने ज़माने से जो होगा वो हम सीखेंगे, दुनिया भर में जो हुआ है उससे भी समझेंगे और फिर नए ज़माने के लिए नई बात हम बनाएंगे। ये मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक जो थे, उनकी सोच यही थी। वो ये नहीं सोचते थे कि जैसे पुराना भारत था वैसे ही मुझे बनाना है। वो ये सोचते थे कि पुराना जो भारत था उसके प्रति मुझे गर्व रहना चाहिए और इसलिए आई डोंट वांट टू लिव इन द हिस्ट्री, आई वांट टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। मुझे इतिहास से सीखना है और उसके आधार पर हमें नई व्यवस्थाएं बनानी है जो आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक विश्व के लिए जो आवश्यक होगी, जो उपयोगी बनेगी। संघ उस दृष्टि से सोचता है। संघ कोई एक पुस्तक और एक विचार लेकर, एक थेरीज लेकर समाज में परिवर्तन नहीं करना चाहता। इसलिए महिलाओं का जहां तक विषय आता है, निश्चित रूप में समाज में संघ मैदानों पर काम करता है, तो शाखा का जो व्यक्ति निर्माण का काम है वो समिति की शाखाओं में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए संघ की, आरएसएस की संघ की शाखाओं में होता है। मैं बहुत वर्षों तक विद्यार्थी परिषद में काम किया। स्वाधीनता के पश्चात 1949 में 48 में विद्यार्थी परिषद की स्थापना बनी। ये संघ का समिति के बाद, स्वाधीनता के बाद सार्वजनिक जीवन का पहला संगठन था। श्री गोलवलकर गुरुजी उस समय सरसंघ चालक थे। आज की कल्पना मत करिए, 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नौजवान युवक युवती कॉलेज के छात्रों का एक संगठन बनाया और जिसमें पहले दिन से ये कहा कि यहाँ छात्र और छात्राएं एक साथ काम करेगी। ये संघ का विचार है, ये संघ का विचार है। उसके बाद कितने सारे संगठन बने, उसके बाद बीएमएस बना, विश्व हिंदू परिषद बना, किसान संघ बना, अभी सेवा भारती, बहुत सारे संगठन बने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में स्वयंसेवकों ने जनसंघ और बाद में बीजेपी बना। इतने सारे सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले संगठन, उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। केवल कार्य नहीं करती, नेतृत्व भी करती है। मैं तो कई बार पूछता हूं हमारे कई सारे अलग अलग विचार के लोगों को कि आप थोड़ा आईने में झांककर अपने संगठन में देख लीजिए, फिर संघ की ओर पूछिए कि भाई संघ के विचार क्या है। मैं तो बचपन से देखा हूं कि घर में तो हम लोगों ने माँ से सीखा, जैसे हम सभी सीखते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए आया तो नागपुर में मेरा नागपुर का संगठन मंत्री कोई विद्यार्थी नहीं था, हमारी मनीषा जी थी। वो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद फुल टाइमर के रूप में नागपुर आई थी। वो मेरी पहली संगठन मंत्री थी। पहला पार्ट तो मैंने उनसे लिया कि विद्यार्थी से काम कैसे करना है।
फिर हम लोग आगे बढ़े तो गीता ताई जी थी। गीता ताई से हम लोग देश भर में प्रवास कैसे करना से लेकर सब पाठ उन्हीं से लेते थे, अभी भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी सहजता से जैसे हम अपने परिवारों में रहते हैं, उसी तरीके से संघ परिवार में भी इसी तरीके से चर्चाएं, विचार विमर्श, सहभाग सब कुछ होता है। और उसी तरीके से संघ अपने पारिवारिक पद्धति से लगातार कार्य करता जाता है। मैं कई बार सोचता हूं कि मैंने तो मुझे किसी ने पूछा कि आपने ये भारत माँ के प्यार कैसे सीखा। मैंने कहा मैं अपनी माँ से प्यार करता था, उसी से मुझे समझ में आया संघ में आने के बाद कि उसी से एक्सटेंशन संघ क्या है। जैसे हम अपने घर में माँ से प्यार करते हैं, संघ में आने के बाद एक्सटेंशन होता है और हम भारत माँ से भी उतनी भक्ति से भाव करने लगते हैं। इट इज अ एक्सटेंशन, वही संघ की यात्रा है, संघ की वही यात्रा है। और ये लगातार सतत रूप से ये सारा कार्य लगातार चल रहा है। आज देखिए, इसलिए संघ, कई लोग पूछते हैं कि संघ के संगठन में कितनी महिलाएं, संघ के नेतृत्व में कितनी महिलाएं। मुझे लगता है ये निश्चित रूप से संघ अपने तौर पर समाज के हर क्षेत्र में कैसे महिलाएं आगे आ रही है, तो वहाँ जो भी पूरक भूमिका बनती है उसके लिए प्रयास करता है। परंतु जैसे सरसंघचार्य जी कहते हैं कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए पुरुषों की ज़रूरत नहीं है, देश के एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं की ज़रूरत है, उनके सहभाग और योगदान की ज़रूरत है। वो मुझे लगता है एकदम सटीक है इस बात के लिए। और आज उस दृष्टि से देखा जाए, इसलिए हमें समीक्षा ये करनी है कि भारत में महिलाओं की सहभागिता कैसे बढ़े, जल्दी से बढ़े। इस पर मुझे लगता है कि सब लोगों को मिलकर चर्चा करने की ज़रूरत है। और संघ में जब भी हमारी बहनें एकत्रित आती हैं तो इसी बात पर चर्चा करते हैं, चाहे समिति में हो, चाहे महिला समन्वय में हो, चाहे किसी संगठन में हो, इसी बात पर चर्चा होती है। इस बात पर चर्चा नहीं होती कि उसमें पुरुषों का स्थान कितना है, महिलाओं का कितना है। चर्चा इस बात पर होती है कि देश में, समाज में, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की जो सहभागिता है, उपस्थिति है, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैसे आगे 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 चलेगी, इसी पर चर्चा होती है। ये संघ की काम करने की पद्धति है। और इसलिए ये खुशी की बात है कि आज अपने देश में जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का उपस्थिति बढ़ रही है, संख्यात्मक भी बढ़ रही है। आज देखेंगे, मैं देख रहा था कि हमारे पंचायत की व्यवस्था में लगभग मुझे लगता है 14.5 लाख लीडरशिप में महिलाएं हैं पंचायत राज की व्यवस्था में। ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप गिनेंगे तो मुझे लगता है कि संघ विचार से जुड़ी हुई महिला अगर आप देखेंगे उसमें, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी आपको, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। ऐसे ही जीवन के हर क्षेत्र में, और ये मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही हमारे पार्लियामेंट्स में, असेंबलीज में भी बड़ी संख्या में और ज़्यादा संख्या में महिलाओं की सहभागिता, केवल सहभागिता नहीं, नेतृत्व में उनकी बड़ी उपस्थिति भी हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगी। क्योंकि देश को आगे बढ़ना है तो उतनी मात्रा में, उतने प्रमाण में उनकी उपस्थिति, सहभागिता, लीडरशिप देश के लिए ज़रूरी है। ये संघ का विचार है। और इसीलिए आज मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हम सब लोगों के लिए विचारणीय है कि जिस तरीके से लगातार ये प्रयास चल रहा है कि हर तरीके से, हर क्षेत्र में लगातार, चाहे वो जनजाति क्षेत्र हो तो वहाँ छात्राओं के हॉस्टल्स चालू हो, उसमें उनकी सहभागिता बढ़े, हर संगठन में बढ़े, हर तरीके से जितने भी प्रकार हो सकते हैं उस तरीके से सारे प्रयास चल रहे हैं। और जितनी भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भी बहुत सारी हमारी बहनों ने, जो संघ विचार से प्रेरित है, समिति से, विविध संगठन से, उन्होंने बहुत सारी पहल की है। हर विषय को वो छू रहे हैं। तो ये पूरा एक यात्रा है। ये केवल संघ की यात्रा नहीं है। मुझे लगता है संघ की यात्रा और भारत की यात्रा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि संघ की यात्रा ही प्रारंभ हुई भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। उसका उद्देश्य ही वो था। और इसीलिए मुझे लगता है कि संघ को
इसमें खुशी नहीं है कि केवल संघ के या संघ के संगठन में कितनी महिलाएं आई, तो संघ का वास्तविक सपना ये है कि पूरे भारत में महिलाएं और अधिक से अधिक सुरक्षित, भयमुक्त होकर एक आत्मविश्वास के साथ किस तरीके से जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप करने में आगे आएँ। उसके लिए जो भी करना होगा, जितने भी ताकत लगानी होगी, परिश्रम करने होंगे, उसमें हम कैसे काम कर सकते, इसी पर संघ में लगातार विचार विमर्श होता रहता है। और संघ के 100 वर्ष हुए हैं। ये 100 वर्ष की यात्रा थी जिसमें देश भर में ये जो विचार है संघ का, ये विचार करने वाले, सोचने वाले, उसके अनुसार जीवन यापन करने वाले ऐसे लोग देश के हर कोने में उपस्थित हों, ताकि इस बात पर लोगों का विश्वास जमे कि भाई ऐसा भी सोचा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा जिया जा सकता है, इस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि ये सब संघ के कारण हुआ, लेकिन ये देश में हो कि लोग देश पर विश्वास करें, कि भारत की क्षमताओं पर विश्वास करें, भारत की संस्कृति पर विश्वास करें, भारत के समाधानों पर विश्वास करें, ये भारत माता की जय बोलना उनको अच्छा लगे, ये मुझे लगता है कि निश्चित रूप में देश में हुआ है। और ये देश में हो, इसके लिए ही संघ ने अपने 100 वर्ष लगाए हैं। इसी काम में संघ ने अपने 100 वर्ष लगाए हैं। तो आज जब ये वातावरण समाज में इस तरीके से हो रहा है कि पूरा समाज, और शताब्दी वर्ष में हम जहाँ भी जा रहे हैं, केवल पुरुष नहीं, पूरे समाज में माता भगिनी सब लोग जिस तरीके से, अभी हमारी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई और उसमें जिस तरीके से हमने सुना है कि चाहे गृह संपर्क में, हिंदू सम्मेलनों में, या जहाँ जहाँ भी जो कार्यक्रम हुए उन सब में जिस तरीके से पूरे समाज ने, पूरे परिवार में, हमारे हर आयु के महिला माता भगिनी सब ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर एक उत्साह दिखाया है, हर तरीके के काम में सहभागी होने का उत्साह दिखाया है, मुझे लगता है ये नया भारत है, जो जहाँ लोग केवल दर्शक नहीं बनना चाहते तो, या केवल एक शुभकामना नहीं देना चाहते, तो प्रत्यक्ष सहभागी होना चाहते हैं। तो ये नया भारत है और मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़े। इसी दृष्टि से संघ की इस तरीके का कार्य हर जगह पहुँचे, ये विचार पहुँचे और इस तरीके से ये कार्य आगे बढ़े, इसमें ही ये पूरी शक्ति आगे भी लगेगी। और निश्चित रूप से ये जो आज ये पुस्तक के विमोचन के निमित्त हम आए, जितनी भी हमारे लगभग 34 और आपको मिलाकर 35 लोगों ने इसमें अपने विचार और अनुभव दोनों लिखे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रतीकात्मक है। देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग, महिलाएं हैं जिनके पास ऐसे अनुभव होंगे और निश्चित रूप से आपके इन अनुभवों से या इस पुस्तक के प्रयास से उनको भी प्रेरणा मिलेगी और सब मिलकर। और ये पुस्तक केवल महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं है, ये पुस्तक सभी लोगों को पढ़ने के लिए है, ऐसा ध्यान में रखकर यहाँ से जाएं। पुनः एक बार आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील जी भाई साहब। जिन विषयों को लेके संभ्रम और भ्रांति का एक वातावरण रहता है, आज आपने उसको काफ़ी अच्छी तरह से उस धुंध को, उस बादल को छटा दिया। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हम बहुत आनंदित हैं। की व्यवस्था द्वितीय तल पर है, सेकंड फ्लोर पर है। आप सबसे आग्रह कृपया जलपान करके ही जाइएगा। पहले धन्यवाद होगा, फिर वंदे मातरम करेंगे। नमस्कार। संघ शताब्दी वर्ष में हमने संघ पर केंद्रित अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। संघ की यशस्वी यात्रा के गौरवशाली सोपानों को स्मरण करने का यह अवसर है। इसी श्रृंखला में पुस्तक का लोकार्पण आज संपन्न हुआ। आप सभी महानुभाव हमारे अपने हैं और आप सभी का यहाँ आना हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। सर्वप्रथम माननीय श्री सुनील अम्बेडकर जी भाई साहब का अंतर्मन से आभार। वे एक बड़े भाई के नाते हमारा मार्गदर्शन और करते हैं और हमें अपार स्नेह देते हैं और बताते हैं कि क्या प्रकाशन करें और क्या ना करें।
आज दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी ने भी समय निकाल के वे आए हैं। आपका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हम हृदय से आभारी हैं। पुस्तक की लेखिका और संपादिका डॉक्टर शोभा विजयन जी का यह पुस्तक प्रकाशन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अवसर दिया पुस्तक का प्रकाशन करने हेतु। आज मिसेस भाटे का भी धन्यवाद कि वह शॉर्ट समय पे मंच पे आई और उन्होंने अपना हमें आशीर्वचन दिया। आज बहुत लोग यहाँ अपने हैं, बहुत लोग वरिष्ठ लोग हैं, किन किन का नाम लें धन्यवाद के लिए, किसका नाम ना लें। आदरणीय वी सतीश भाई साहब, आलोक भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए हैं। NDMC इस हॉल के अंदर जो व्यवस्था की जिस पूरी टीम ने, उन सभी का बहुत आभार धन्यवाद। NDMC के सभी बंधुओं का धन्यवाद, छायाकार पत्रकार बंधुओं का आभार। आप सभी लोग आए, पुनः आप सभी का विशेष धन्यवाद। आप सभी को चैत्र नवरात्रि एवं नव संवत 2083 की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम प्रस्तुत करेंगे राजेंद्र जी। आप सबसे आग्रह करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए राजेंद्र जी। वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत खर करवाले अबला के नो माए तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारो ये प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीं कमला कमलदल विहारिणीं वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरिणीं भरिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय।